अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आपको पता है अच्छे से। तो आगे अब चलते हैं। तो आगे हमारे पास आ रहा है करेक्टिंग ट्रेड इम्बैलेंस। और ये ना आपको बताया था कि इम्बैलेंस का मतलब क्या है, कि जब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वैल्यू बराबर ना हो। ठीक है, या तो अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से ज्यादा है तो हम इसे फेवरेबल या सरप्लस तो बोलते हैं, लेकिन ये होगा इम्बैलेंस ही। इसी तरह अगर इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है एक्सपोर्ट की वैल्यू से किसी कंट्री की, तो इसमें हम इसको डेफिसिट बोल सकते हैं, या अनफेवरेबल बोलना है तो चलो बोल सकते हैं, लेकिन इसको भी इम्बैलेंस ही बोलेंगे। और दोनों जो है वो अगर ना कंट्रोल किया जाए इम्बैलेंस, दोनों मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो या इंपोर्ट ज्यादा हो, तो कंट्री को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। अब वो कैसे, आप कहें सर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है तो अच्छी बात है इंपोर्ट से, नहीं, वो अभी हम बात करते हैं। तो ट्रेड इम्बैलेंस को करेक्ट करना होता है, जो काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जब भी बैलेंस देखती है तो गवर्नमेंट इसको करेक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये तो नहीं होता कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, ये नहीं होता, लेकिन वो गैप को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो करना गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, अब ये देखें, एक है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है ना इंपोर्ट की वैल्यू को और एक्सपोर्ट की वैल्यू। तो अगर वो दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, यानी कि जितनी वैल्यू की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतनी वैल्यू की इंपोर्ट हो रही है, तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है। मतलब ना सरप्लस है ना ही डेफिसिट है, ऐसा होता नहीं है वैसे। और दूसरा ऑप्शन है डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। ये बात हो चुकी है, डेफिसिट है तो एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है इंपोर्ट की वैल्यू से, और अगर सरप्लस है तो एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है इंपोर्ट की वैल्यू से। लेकिन ये दोनों ही अगर लंबे अरसे तक इम्बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे तो मुल्क पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। यही हमने बात करनी। तो आपकी बात कट गई थी, आप किन लोगों की बात कर रहे थे? मेरी कौन सी, कहाँ से बताऊं? सर अभी आप कह रहे थे ना कि ये दोनों, वहां से आपकी बात कट गई थी। मैंने कहा ये दोनों जो है ना, ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, ट्रेड डेफिसिट भी और ट्रेड सरप्लस भी। और गवर्नमेंट का काम है कि इस इम्बैलेंस को कम से कम किया जाए। और ये दोनों अगर लंबे अरसे तक इम्बैलेंस रखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और वो हम आगे चल के देखने वाले हैं कि कैसे। अच्छा, आगे अब हम बात करते हैं अभी उसपे, लेकिन उससे एक्सचेंज रेट पहले आ गया, इसको मैं बाद में एड्रेस करता हूँ। पहले ट्रेड डेफिसिट पे हम देख लेते हैं कि अगर ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि अगर इम्बैलेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट की वैल्यू से इम्बैलेंस हुआ है, जिसे ट्रेड डेफिसिट बोल रहे हैं। तो क्या है ये देखिए, ट्रेड डेफिसिट में बी अ साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी और एक्सपेंशन। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट बज़ाहिर लगता है कि बुरा है, क्योंकि ज्यादा पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो आपके फॉरेन रिजर्व्स भी कम होते जाएंगे, क्योंकि आप फॉरेन रिजर्व्स को इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे मुल्कों से चीजें खरीदने के लिए। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट का रीजन ये है कि आप बाहर से चीजें ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट रन में तो ट्रेड डेफिसिट नजर आ रहा है, लेकिन ये जो कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इनको आप लॉन्गर रन में यूज करके दूसरी आइटम्स बनाएंगे और उनको फिर लेटर एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अदर कंट्रीज, जिससे आपका वो डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, तो इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि वो आपको शॉर्ट रन में नुकसान देगा लेकिन लॉन्गर रन में फायदा देने वाला है, क्योंकि कैपिटल गुड जो है वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और बाद में फिर आप शायद एक्सपोर्ट भी कर पाए, तो आपका खुद ही डेफिसिट ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कि अगर ट्रेड डेफिसिट का रीजन, ये दो रीजन है कि अगर ट्रेड डेफिसिट का पहला रीजन मैंने जस्टिफाई कर दिया कि ट्रेड डेफिसिट बज़ाहिर बुरा लगता है, लेकिन इस केस में ट्रेड डेफिसिट जो है वो बुरा नहीं है, वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है लॉन्गर रन में, ऑल्दो के वो शॉर्ट रन में अब बेनिफिट नहीं दे रहा। अच्छा, फिर
दूसरा अगर ट्रेड डेफिसिट इस वजह से है कि हायर पीपल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, के लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बाहर से अच्छी क्वालिटी की चीजें बाय कर पा रहे हैं। इसका मतलब है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो ये अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अगर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो अब देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल पीपल, लोकल फर्म्स कि वो हाई क्वालिटी की आइटम बनाए और लोकली उनकी वो चीजें बिक जाएंगी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, जो कि नजर आ रहा है कि वो इम्पोर्टेड आइटम पे खर्च कर रहे हैं। तो अगर वो भी अच्छा बनाएंगे तो लोग इम्पोर्टेड आइटम की जगह पर इनकी चीजें भी लेना शुरू कर देंगे। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर भी। अच्छा, फिर हम चलते हैं जी कि ट्रेड डेफिसिट अगर तो याद रखें शॉर्ट रन में आ रहा है, मैं ये जो मैंने ऊपर अभी आपको पढ़ाया है ये ट्रेड डेफिसिट है शॉर्ट रन में, यानी कि इकोनॉमिक, आपको रिसेशन आया हुआ था, इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी कब आती है? रिसेशन के बाद, ठीक है। रिसेशन के बाद जो ग्रोथ होता है ना उसे रिकवरी बोलते हैं। तो अगर उसमें आपको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने पड़े हैं और लोगों की स्पेंडिंग भी बढ़ गई और वो इंपोर्टेड आइटम ले रहे हैं, तो ये दोनों शॉर्ट रन में तो फायदा नहीं दे रहे, लेकिन लॉन्ग रन में कैपिटल गुड्स आएंगे तो चीजें बनेंगी, एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह लोकल बिजनेसेस को क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिलेगी चीजें बनाने की अपने मुल्क में, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो अच्छी और हाई क्वालिटी की हाई प्राइस की चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेड पहले खरीद रहे हैं। तो लॉन्ग रन में लोग इम्पोर्टेड छोड़ के लोकल आइटम लेना शुरू कर देंगे जब लोकल बिजनेसेस बनाएंगे वही चीजें, तो उससे भी आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों में दोनों जो सूरतें हैं जिनकी वजह से ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, ये अगर इन वजूहात से आ रहा है, इन कॉजेज से, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये शॉर्ट रन में प्रॉब्लम कर रहा है, लॉन्गर रन में फायदा देने वाला है। आपका फॉरेन एक्सचेंज नहीं इस्तेमाल होगा, वो रिजर्व बचेंगे आपके। और अगर ये डेफिसिट लार्ज एंड ग्रोइंग है तो हम इसे कहेंगे द साइन ऑफ स्लो और नेगेटिव इकोनॉमी, कि आपके मुल्क में डेफिसिट है और बढ़ता जा रहा है और लंबे अरसे तक एक्सपीरियंस किया जा रहा है। इसका मतलब है आपके मुल्क में चीजें नहीं बन रही, आपके मुल्क में चीजें कम होती जा रही हैं, इसकी वजह से लोग बाहर से चीजें ले रहे हैं। जैसे कि पहला रीजन क्या लिखा है? डिक्लाइनिंग लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, तो इसका मतलब जीडीपी गिर रही है, गिर रही है तो फिर नेगेटिव ग्रोथ ही आ गई ना, तो ये तो रिसेशन का साइन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अब खत्म हो गई है। फिर दूसरा, लोकल फर्म्स नॉट एबल टू कम्पीट विद इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये भी हो सकता है कि लोकल फर्म जो चीजें बनाते हैं उससे फार बेटर चीजें इंपोर्टेड कंपनीज बना क्या कहते हैं फॉरेन कंपनीज बना रही हैं जो अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भेज रही हैं, तो लोग उनसे ले रहे हैं, लोकल फर्म से नहीं ले रहे। तो ये दोनों आपकी इंडस्ट्रीज को तबाह करेंगे और इकोनॉमी को भी स्लो डाउन करके रिसेशन की तरफ ले जाएंगे। और इस केस में आपका जो डेफिसिट है वो खाली डेफिसिट नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा और लंबे अरसे तक बढ़ेगा, और तभी इकोनॉमी को कोलैप्स करेगा ना। जो ऊपर वाले दो पॉइंट है जिसकी वजह से डेफिसिट हो रहा है, उसमें एक तो डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं होता और ज्यादा देर तक रहता नहीं, तो इसलिए ऊपर वाला ट्रेड डेफिसिट बुरा अच्छा है और नीचे वाला बुरा है। ये सवाल आ सकता है जैसे पेपर में 8 नंबर का कि डिस्कस वेदर ट्रेड डेफिसिट इज ऑलवेज बैड फॉर एन इकोनॉमी, तो आपको फिर ये दोनों साइड्स बतानी पड़ सकती है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा ख्याल है किसी का, होता भी है तो आप पूछ लेते। अच्छा, अब प्रॉब्लम विद ट्रेड डेफिसिट जरा देखें कि अगर ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चाहे वो शॉर्ट रन में नुकसान दे रहा हो या लॉन्ग रन में दे रहा हो, तो वो क्या नुकसान देता है हम वो देखने लगे, चाहे शॉर्ट रन वाला नुकसान हो या लॉन्ग रन वाला। अगर ट्रेड डेफिसिट है तो लोअर स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज may reduce domestic demand, domestic production and employment। सारी बात है, जब लोकल आइटम पे खर्चा नहीं किया जा रहा और बाहर से चीजें ले रहे हैं तो डिमांड लोकल आइटम्स की कम हो गई है, तो प्रोडक्शन कम कर देंगे, जीडीपी गिर जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो वर्कर्स को क्यों रखेंगे, उसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको पता है, इसको आप डेवलप कर सकते हैं। इंक्रीज सप्लाई ऑफ करेंसी may cause exchange rate to fall and hence imported item become expensive। ये भी समझने की जरूरत है। जब ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी है करेंसी का सप्लाई बहुत हो गया क्योंकि हमने दूसरी करेंसी खरीदने के लिए अपनी करेंसी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से
जो होगा सर हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ गया। जी वेरी वेरी गुड शोएब, बिल्कुल सही बता रहे हो कि हम अपनी करेंसी ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने दूसरों की करेंसी लेनी है ताकि इंपोर्ट्स करें, और चूंकि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है तो हमें करेंसी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी और एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और उससे ये होगा कि वो चीजें जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, कल भी मैंने पढ़ाया था, जैसे कि ऑयल है, ऑयल हम नहीं बनाते, हम तो लेते हैं। अब ऑयल एक नेसेसिटी है, उसके बगैर इंडस्ट्री ठप हो जाएंगी, तो आपको ऑयल फिर भी लेना है, लेकिन अब आपको ऑयल पड़ेगा महंगा क्योंकि आपकी करेंसी हो गई है सस्ती, डेप्रिशिएट हो गई है। तो अब वो महंगा ऑयल आपको लेना पड़ेगा, और वो ऑयल जब महंगा मुल्क में आएगा तो मुल्क में भी महंगाई लेके आएगा। उस ऑयल से जुड़े जितनी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ऑयल इस्तेमाल होता है, हर जगह ही होता है, उस सब जगह महंगाई आ जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी आ जाएगी साथ। तो फिर आपको पता है परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड भी लो हो जाएगा, पॉवर्टी प्रिवेल करेगी। ये इस तरह से है। अच्छा फिर अच्छा एक और ये भी, जब ट्रेड डेफिसिट होता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की डिमांड भी नहीं हो रही। ठीक है, तो इस सूरत में भी जब करेंसी की डिमांड नहीं हो रही तब भी आपका एक्सचेंज रेट गिरेगा। तो दोनों सूरतों में आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई तो करेंसी की डिमांड नहीं रही, और आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हो गई तो आपकी करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो गई। दोनों सूरतों में, ये कल हमने पढ़ा भी था, ये आपके एक्सचेंज रेट को नीचे पुश डाउन करेगा, डेप्रिशिएट करेगा, और उससे क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमने बात कर ली है। और स्पेशली वो इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा अगर वो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है और यू हैव नो अदर ऑप्शन। अच्छा फिर सिचुएशन इज इवन वर्स इफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इज इनइलास्टिक। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आपका इंपोर्ट का बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको वो चीजें लेनी है, और वो चीजें महंगी होती जा रही हैं क्योंकि आपकी करेंसी गिरती जा रही है, और आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, और आपके आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसी जो है वो जीरो हो जाएगी। और फिर जब जीरो हो गई तो फिर आपका मुल्क चलाना मुमकिन नहीं रहेगा, फिर कोई और मुल्क ही आपको टेक ओवर करेगा। अच्छा यूज अप ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व, ये भी बता चुका हूं कि अगर आपका ट्रेड डेफिसिट रहेगा तो आप इंपोर्ट करी जा रहे हैं, तो इंपोर्ट तो फॉरेन करेंसी से करना है ना। फॉरेन करेंसी जो आपके पास पड़ी हुई है वो खत्म होती जाएगी, पर एक मौके पे आकर जीरो हो जाएगी, तो फिर कल को आपने कोई चीजें लेनी है तो आप ले नहीं पाओगे क्योंकि आपको रिजर्व नहीं है। फिर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी, और फॉरेन करेंसी इतनी महंगी होगी कि आप खरीद नहीं सकेंगे, तो फिर आप कोलैप्स कर जाएंगे एज एन इकोनॉमी। मनी फ्लोइंग आउट एंड मे बी बोरोड to pay for deficits and reduce domestic investment for growth। क्या कि अब पैसा बाहर जा रहा है और शायद आपको अब क्या करना पड़े, इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा बोरो करना पड़े, जैसे पाकिस्तान करता है हर साल। ठीक है, बेल आउट पैकेज लेता है कि बचाओ छुटकारा हमें दिलवाओ, और वो आईएमएफ से कर्जे ले रहा है, तो वो यही है ना, क्योंकि नहीं है पैसे तो वो कर्जा फिर वहां से लेते हैं, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है अंदर आ नहीं रहा, तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भी कम हो जाती है क्योंकि पैसा जब बाहर ज्यादा जा रहा है मुल्क में तो है नहीं, तो फिर इन्वेस्टमेंट से ही तो मुल्क ग्रो करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पता है आपको, वो नहीं होगी ना फिर। अब सवाल आया कि अच्छा ट्रेड डेफिसिट में ये प्रॉब्लम्स है तो इसको ठीक कैसे किया जाए, यही था, और वो गवर्नमेंट ठीक करेगी। तो क्या करें, पहला सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये इन केस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमने अभी पढ़ा नहीं है तो इसको मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मैं बाद में समझाऊंगा। अच्छा वो क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में कि लेट्स से कि आपका ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स है ना वो कम है होती जा रही है, और आपका इंपोर्ट्स जो है ना वो बढ़ती जा रही है। इंपोर्ट्स को एम से जो करते हैं, एक्सपोर्ट्स को एक्स से, ये आपको बताइए। अच्छा अगर ये हो रहा है तो होगा क्या कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है इन दोनों की वजह से वो गिरता जाएगा, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही है उस वजह से ट्रेड डेफिसिट है, तो आपकी जो डिमांड फॉर करेंसी है ना, पढ़ा था मैंने, डिमांड फॉर करेंसी वो भी गिरेगी, तो वो एक्सचेंज रेट को डाउन करेगी, यानी कि डिमांड फॉर करेंसी को लेफ्ट पे लेके जाएगी ना, तो एक्सचेंज रेट गिरेगा। इसी तरह ये जो इंपोर्ट बढ़ रही है ये आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी को ज्यादा करेगी।
तो ये भी एक्सचेंज रेट को कम करेगी, यानी कि सप्लाई फॉर करेंसी कब राइट पर शिफ्ट हो, तो एक्सचेंज रेट गिरेगा। अच्छा, अब एक्सचेंज रेट गिर रहा है तो होगा क्या कि अब जब ये गिर रहा है तो गिरते गिरते वो इतना लो हो जाएगा, सो लो, एक मिनट, गिरते गिरते वो इतना लो हो जाएगा, सो लो, कि अब आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत सस्ती हो जाएंगी लोगों के लिए, सो लो कि अब आपकी जो चीजें हैं वो हो गई चीपर एक्सपोर्ट्स, दूसरे मुल्कों के लिए बहुत सस्ती हो गई। वो कहेंगे भाई ये तो दुनिया में सबसे चीजें सस्ती यही मिल रही हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। सारी बात है, इतनी सस्ती हो गई। इसी तरह आपकी इंपोर्ट्स इतनी महंगी हो गई हैं, टू एक्सपेंसिव। ठीक है, टू एक्सपेंसिव हो गई क्या इंपोर्ट्स। तो आपकी इंपोर्ट्स जो है ना वो इतनी महंगी हो गई, लोग कहते हैं भाई नहीं अब गुजारा ही नहीं, इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो हमें नजर आ रहा था कि एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और इंपोर्ट ज्यादा हो रही हैं, ये खुद ही जब एक्सचेंज रेट गिरता जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स कम होने के बजाय ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और इंपोर्ट ज्यादा होने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। जो रीजन है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो गैप है जो बढ़ गया था वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये है ऑटोमेटिक या सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि कुछ ना करें खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं है। इसका मतलब है आपको वेट करना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट बहुत लो हो जाए, तो उस वक्त तक तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। तो क्या उस वक्त तक इकोनॉमी जो है वो सरवाइव कर सकती है, सवाल ये। तो बहरहाल लेकिन एक ये तरीका है जरूर कि कुछ ना करो, और एक मौका आएगा कि आप की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का गैप ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। सर पर ये काफी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, क्योंकि जिस टाइम पे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर देंगी उस टाइम पे तो एक्सचेंज रेट थोड़ा इंक्रीज भी करेगा ना, हमारा एप्रिशिएट करेगा थोड़ा सा। हमारा हाँ ना, फिर यही होगा ना कि आपका फिर जो एक्सचेंज रेट नीचे को जा रहा था फिर वो ऊपर जाना शुरू कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही है। जब ट्रेड सर ये डेफिसिट भी फ्लोटिंग मैकेनिज्म, ये फ्लोटिंग फ्लोटिंग, एक्सचेंज रेट है। यार ये फ्लोटिंग का तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि ये मैंने अलग से बताना है, तो वो मैंने ब्रैकेट में लिखा, मैं दोबारा यहाँ इस स्लाइड पे आ जाऊंगा बताने के लिए, लेकिन अभी मैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रहा। ठीक है अच्छा, सर। फिर है जी कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी, आपको अच्छे से पता है, अगर ट्रेड डेफिसिट आया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी आप लगा दें, यानी कि आप जो अपना गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको आप कम कर दें और जो आपके टैक्सेस हैं उनको आप बढ़ा दें। तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब कम होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट कम होगी। गवर्नमेंट अब कोई प्रोजेक्ट्स नहीं ना कर रही, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट्स नहीं कर रही तो लोगों को हायर भी नहीं कर रही, तो उससे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर ये कम हो जाएगी और उससे क्या होगा जी, उससे ऑटोमेटिकली अगर लोग पहले इंपोर्ट्स ले रहे थे, अब जॉब नहीं रही तो इंपोर्ट्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इस तरह टैक्सेस की बात करूं तो दोनों तरह के टैक्सेस हो सकते हैं। एक कि आप टैरिफ लगा दें, ठीक है ना जी, टैरिफ लगेगा तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली जो इंपोर्ट्स हैं वो फॉल कर जाएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, या एक और भी तरीका है इसका, और वो क्या है, इसको मैं अगर मिटा दूं, अगर ये नहीं पसंद आ रहा तरीका, तो एक तरीका ये भी है कि आप जो है ना वो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स वो बढ़ा दें, तो उससे जो डिस्पोजेबल इनकम है, ये मैं लिख रहा हूँ DI, डिस्पोजेबल इनकम, वैसे इसको इस तरह लिखते नहीं है इकोनॉमिक्स में ना, इसको शो करते हैं YD से, याद है ना, YD, डिस्पोजेबल इनकम। तो वो आपकी हो जाएगी कम, और आप अगर पहले कोई इंपोर्ट्स ले रहे थे तो वो आप कम कर देंगे। तो इस तरह से ये एक तरीका है, कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी आप, जब इंपोर्ट्स कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेहतर होना शुरू। अच्छा, फिर हमारे पास अगर हम देखें तो
आगे हम चलें तो रेज इंटरेस्ट रेट, ये भी आ जाता है, ये भी आपको समझ आती है कि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए तो उससे दो काम होंगे, एक बोरिंग ज्यादा होगी, सॉरी एक बोरिंग सर कम होगी, बोरिंग होगी। एक बोरिंग कम होगी और एक होगा कि सेविंग ज्यादा होगी। ठीक है ना, दो काम होंगे। और इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से एक काम होगा कि इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये दोनों कम हो जाएगी। ज़ाहिर है बोरो करके अगर आपने कंज्यूम करना है या आपने इन्वेस्ट करना है वो भी कम, और सेविंग अगर आप की बढ़ गई है तो आप तब भी कंज्यूम चीजें नहीं खरीद रहे। तो जब आपकी ये कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अगर इससे आप कोई चीजें इंपोर्ट करते थे, कोई कंज्यूमर गाड़ियां खरीदता था या कोई इन्वेस्टर कैपिटल गुड्स खरीदता था, तो वो इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली आपकी गिर जाएंगी और आपका ट्रेड डेफिसिट करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अब अगला पॉइंट अगर देख लें तो वो है इंट्रोड्यूस ट्रेड बैरियर्स। आसान, आपको पता ही है, ऊपर हमने टैरिफ की मैंने बात की थी, बैरियर लगाएंगे तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी ना, ये तो आसान है, पढ़ा हुआ आपने, कोटा लगा दो, एम्बार्गो लगा दो, टैरिफ लगा दो, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल कर यूज कर दो ताकि इंपोर्ट्स कम हो। ये आपको पता है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बैरियर कौन सा लगाना है और उस बैरियर से ट्रेड डेफिसिट कैसे ठीक होगा या इंपोर्ट्स कैसे कम होगी, वो आपने डेवलप करना। अच्छा, फिर ट्रेड सरप्लस, ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है जी, ट्रेड सरप्लस इसका ऑपोजिट है हमें जो नजर आ रहा है। तो अब ट्रेड सरप्लस को हम जल्दी से देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा है और ये भी अच्छा नहीं है। अब जरा गौर करो, ट्रेड सरप्लस इज नॉट अ प्रॉब्लम एज इट बूस्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जाहिर तो यही है, शॉर्ट रन में अगर ट्रेड सरप्लस आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस आ रहा है तो पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी जीडीपी भी बढ़ रही है, आप एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है ना ट्रेड सरप्लस तो। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ट्रेड सरप्लस लार्ज है और परसिस्टेंट ट्रेड सरप्लस चल रहा है, कैन कॉज प्रॉब्लम, यानी कि ट्रेड सरप्लस बड़ा है और बढ़ता जा रहा है तो उससे प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब हम वो देखना क्या प्रॉब्लम। एक पहली, फॉर अदर कंट्रीज, आप गौर करो जरा, फॉर अदर कंट्रीज देयर इज ट्रेड डेफिसिट, सो देयर मे बी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर, कि आप अगर धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जिस कंट्री पे जा रहा है वहां तो धड़ाधड़ इंपोर्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है वहां की गवर्नमेंट आपको कह सकती है जनाब ये हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, आप अपनी इंपोर्ट भेज रहे हैं, इस पे चेक रखें, कम करें, वरना आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो आप डिप्लोमेटिक जो है ना वो बैक डोर्स या डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं और बात करते हैं जनाब ये आप ना करें, ठीक है, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक ये तो प्रेशर आते हैं। तो अभी देखो ना, ये पीटीआई की हुकूमत प्रेशर से ही गई है ना, प्रेशर डाला, खत दिया, फिर वो जो भी हुआ मामला सारा आपको पता है। अच्छा, फिर हायर अर्निंग्स ऑन एक्सपोर्ट्स may cause demand pull inflation in the domestic economy। जी सर ये जो पहला पॉइंट है सर, इसको आगे डेवलप करने के लिए ये लिख सकते हैं कि दूसरी कंट्री जिसका ट्रेड डेफिसिट हो रहा है वो फिर हमारे पे टैरिफ या फिर एम्बार्गो लगा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, लगाया जा सकता है। तो प्रेशर यही ठीक है ना कि भाई अगर आप नहीं कम करेंगे ना तो हम कम कर देंगे फिर। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा जो मैंने बताया आपको कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है तो मैंने आपको अभी बताया, आपको पता भी है कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो बनती है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अब ये देखो, ये इसी का पार्ट है ना एग्रीगेट डिमांड का। तो अब अगर हायर अर्निंग हो रही है और एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो भाई जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो वो एग्रीगेट डिमांड को भी बढ़ा देगी ना, उसका कंपोनेंट है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो मामला खराब हो गया। वही इन्फ्लेशन के जो नुकसान हैं आप यहाँ बता सकते हैं डेवलप करके। इसी तरह तीसरे में राइज इन एक्सचेंज रेट में कॉज एक्सपोर्ट्स टू फॉल रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर आपका एक्सपोर्ट्स आप करते ही जा रहे हैं तो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि आपकी करेंसी की डिमांड हो रही है, और वही एक मौका आएगा इतना महंगा हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट्स एक्सचेंज रेट कि लोग आपसे चीजें लेना छोड़ देंगे। तो फिर आपको लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब बाहर को लोग नहीं ले रहे तो उतनी प्रोडक्शन भी नहीं करनी।
तो वर्कर्स को निकालना पड़ सकता है अगर आपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल ना किया कि वो इतना बढ़ गया है कि लोग कहते हैं भैया बहुत महंगा है, हम नहीं लेते। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा किसी ना किसी पॉइंट पर। वो गवर्नमेंट तब तक पॉसिबिलिटी सर, तब तक पॉसिबिलिटी है जब तक आपकी कंपनी एक इलास्टिक डिमांड वाली चीज प्रोवाइड कर रही है। हाँ, अगर तो इन इलास्टिक डिमांड है फिर तो टेंशन नहीं है। अगर वैसे यूनिटरी है या इलास्टिक डिमांड है तो फिर मसले आपके आ सकते हैं। चेंज रेट बढ़ रहा है तो फिर अब वो एकदम से आपकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिर जाएगी ना अगर इलास्टिक होगी। अच्छा, अब ट्रेड सरप्लस को कैसे ठीक करें? आप गौर करो, एक कुछ ना करो, वही बात, कुछ ना करो और एक्सचेंज रेट बढ़ते 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 एक मौका आएगा कि लोगों के लिए महंगा हो जाएगा, वो आपसे चीजें नहीं लेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, तो आपका सरप्लस भी खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। वही बात जो हमने पीछे डेफिसिट में पढ़ी है, उसमें देखो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है, इस पे बाद में बात करेंगे। तो एक ये तरीका है, फिर ये कि उसमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या आ गई? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल करें तो इससे आपका ट्रेड सरप्लस करेक्ट हो सकता है। कैसे मिला? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से कैसे ट्रेड सरप्लस जो है ना उसको आप करेक्ट करेंगे अगर ज्यादा हो गया तो? सर तो जब डिमांड उसमें ये कि लोग, आप देखो फिस्कल पॉलिसी में आपने जब आपके टैक्सेस कम हो गए तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ गई ना, तो वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो आपकी जो चीजें जो बाहर जा रही थी एक्सपोर्ट की शक्ल में, अब वो लोग ही कंज्यूम कर लेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड। तो अब जाहिर है पहले तो इनकी जरूरतें पूरी करनी है ना, तो इम्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली, एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएंगी और आपका ट्रेड सरप्लस जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात भी हम कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप बढ़ा देंगे तो उससे आपको ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगी तो उससे क्या होगा कि लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम बढ़ेगी और वो फिर ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और ये इसको यहीं पे जोड़ सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और फिर एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी बल्कि लोकल डिमांड को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स उनके लिए चीजें बनाएंगे, और इस तरह से एक्सपोर्ट्स कम होगी और ट्रेड सरप्लस आपका कम हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं। इसी तरह से लोअर इंटरेस्ट रेट, वहां क्या था? हायर इंटरेस्ट रेट। जब लोअर करेंगे, वही ना मकसद है कि आपका मकसद है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग बोरो भी करेंगे और सेव भी नहीं करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे भी डिमांड बढ़ गई, तो एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी बल्कि लोकल आप डिमांड को पूरा करने में लग जाएंगे, तो ट्रेड सरप्लस करेक्ट हो जाएगा। और वहां था ट्रेड बैरियर लगाओ, ये एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है ना सारे पॉइंट, यहाँ पे ट्रेड बैरियर रिमूव करो। तो ट्रेड बैरियर रिमूव करने से क्या होगा कि एक काम कि इंपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी, यही होगा ना जी। देखो ना सरप्लस कैसे होता है, सरप्लस यही है ना कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हैं इंपोर्ट से, तो जब आपने बैरियर हटा दिए तो क्या होगा? इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो जो गैप है दोनों के दरमियान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब लोग इंपोर्ट्स भी लेंगे, बैरियर जो हट गए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है या जो लोअर इंटरेस्ट रेट है, इसमें भी जब लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो इंपोर्टेड आइटम कंज्यूम करना शुरू कर दें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से, तो वो इंपोर्टेड आइटम लेना शुरू कर देंगे हाई इनकम की वजह से, तो उससे भी इंपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी, तो जिससे ये गैप है वो कम होना शुरू हो जाएगा, सरप्लस कम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह, अच्छा ये अब आगे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा, ये फिक्स एक्सचेंज रेट और ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये हम इसको अगली क्लास में, मेरा ख्याल है शायद कल तो मैं नहीं ले सकूंगा, देखता हूँ अगर ले सका दिन के वक्त, वरना फिर मैं देख लेता हूँ। एक आपका टॉपिक रह गया सिर्फ, और वो है आपका एक्सचेंज रेट, जो मैंने आपको स्किप करवाया था ये, और इसमें फ्लोटिंग भी आ रहा है, आप देख लो, फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग, और इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। मीनवाइल आप वर्कशीट को पूरा करो और वो मुझे दे देना।